गली न्यूज इंडिया की टॉप 10 बुलेटिन रिपोर्ट में आपका स्वागत है। इस रिपोर्ट में हम कवर करेंगे 10 वो अहम खबरें जिन्हें मीडिया की हेडलाइंस में जगह नहीं दी गई। You are watching गली न्यूज। आमिर खान और गौरी स्प्रेड शादी के बंधन में बन चुके हैं। कपल ने परिवार की मौजूदगी में अपनी शादी की सारी रस्में निभाई है। बांद्रा के पाली हिल हाउस में दोनों ने प्राइवेट सेरेमनी में शादी रचाई है। कपल की शादी की फोटोज भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। इनमें दोनों शादी के लीगल डॉक्यूमेंट्स पर साइन करते नजर आ रहे हैं। आमिर खान और गौरी स्प्रेड की शादी में उनके करीबी दोस्त और उनके परिवार के सदस्य भी शामिल हुए। वहीं शादी की फोटोज भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। इन फोटोज में आमिर खान और गौरी स्प्रेड कोर्ट मैरिज करते नजर आ रहे हैं और अपने शादी के लीगल डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर रहे हैं। अब कपल आधिकारिक तौर पर पति पत्नी बन गए हैं। शादी के वेन्यू पर आमिर खान के बच्चे और उनके परिवार के खास सदस्य भी उन्हें बधाई देने पहुंचे। वहीं शादी की फोटोज में भी उनके परिवार के लोग और उनके करीबी दोस्त नजर आ रहे हैं। अब कपल आधिकारिक तौर पर पति पत्नी बन गए हैं। शादी के वेन्यू पर आमिर खान के बच्चे और उनके परिवार के खास सदस्य भी उन्हें बधाई देने पहुंचे। वहीं शादी के फोटोज में भी उनके परिवार के लोग और उनके करीबी दोस्त नजर आ रहे हैं। आमिर खान और गौरी स्प्रेड की शादी में उनके बच्चे जुनैद खान और ईरा खान वेन्यू पर सबसे पहले पहुंचे। वहीं आमिर खान के करीबी दोस्त और लगान के डायरेक्टर आशुतोष ग्वारिकर और अंबानी परिवार को भी शादी के वेन्यू पर जाते देखा गया। वहीं अली अवराम भी शादी समारोह में शामिल हुई। आमिर खान और गौरी स्प्रेड का रिश्ता साल 2024 में शुरू हुआ था। इसके बाद साल 2025 में आमिर खान ने अपनी 60वें जन्मदिन पर पब्लिकली गौरी स्प्रेड को अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में अपनी फैंस और मीडिया से गौरी को मिलवाया। इसके बाद 5 जुलाई 2026 में दोनों शादी के बंधन में बन चुके हैं। आमिर खान ने मीडिया के सामने ही बताया था कि उनके परिवार को गौरी बहुत पसंद है और सब साथ में काफी टाइम भी स्पेंड करते हैं। वहीं गौरी को आमिर खान के परिवार के साथ काफी बार इवेंट में देखा जा चुका है। अब इसी बीच सोशल मीडिया पर नाज़ा इलाही का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है, पहली बीवी हिंदू, दूसरी बीवी हिंदू, तीसरी बीवी हिंदू, अब तीसरी को भी छोड़ेगा जब एक बच्चा पैदा करवा देगा। आखिर आमिर इतना बड़ा एक्टर है, देश विदेश जाता है, जब 3 बार प्यार हुआ, क्या एक बार भी मुस्लिम लड़की नहीं मिली? इस वीडियो को राइट विंग विचारधारा के जयपुर डायलॉग ने शेयर किया है। बहरहाल सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो वायरल है। इस वीडियो पर एक यूजर ने जवाब देते हुए लिखा, मुझे समझ नहीं आता ये नकली हिंदुत्ववादी लोग आमिर खान के हिंदू से शादी करने और फिर उनके बच्चों के मुस्लिम बनने के बारे में सवाल उठाते हैं। उसी आमिर खान की बेटी ने नुपुर नाम के एक हिंदू से शादी की है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? एक और यूजर ने लिखा, जिससे शादी हो रही है उसे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्यों चिल्ला रही है? एक और यूजर ने आमिर खान की शादी पर लिखा, आमिर खुश है, उनकी सभी एक्स गर्लफ्रेंड्स खुश है, उनकी पत्नी खुश है, लेकिन कुरुक्षेत्र के पांडे जी इस बात से बहुत परेशान हैं कि आमिर का बेटा अभी भी सिंगल है और उसकी शादी में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड्स शामिल हुई। एक यूजर ने लिखा, आमिर खान की बहन निखत खान की शादी संतोष हेगड़े से हुई है और उनकी बेटी इरा खान की शादी नुपुर शिखरे से हुई है। साथ ही साथ आपको अपडेट देते चले, गौरी अपने धर्म को प्राइवेट रखती हैं और कुछ लोगों का कहना है कि वो क्रिश्चियन है। इसके बाद बात करते हैं दूसरी खबर के बारे में। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में HPCL पातालगंगा LPG बॉटलिंग प्लांट में भारी बारिश के कारण जलभराव हो गया। इसके कारण 3000 LPG सिलेंडर, जिनमें भरे और खाली दोनों सिलेंडर शामिल थे, पातालगंगा नदी में बह गए। इसके बाद प्रशासन ने निवासियों को नदी में पाए जाने वाले किसी भी सिलेंडर को न छूने की चेतावनी जारी की है। रायगढ़ जिले के कलेक्टर किशन जावले ने लोगों से आग्रह किया कि वे समुद्र तट पर बहकर आए किसी भी सिलेंडर को न उठाए और न ही घर ले जाए। उन्होंने कहा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि नदी में बहकर आए सिलेंडरों में गैस है या वे सुरक्षित स्थिति में है। कुछ नया जानने की ख्वाहिश, इस्तेमाल के लिए उन्हें उठाना, खोलना या घर ले जाना बेहद खतरनाक हो सकता है। वायरल वीडियो में कुछ लोगों को सिलेंडर उठाते हुए भी देखा जा सकता है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, ये वीडियो वाकई हैरान और डराने वाला है। नदी में बहते ये सिलेंडर पुष्पा फिल्म के सीन जैसे जरूर लग रहे हैं, लेकिन ये एक तैरता हुआ बड़ा खतरा है। रायगढ़ के जिलाधिकारी किशन जावले की अपील बिल्कुल सही है। किसी को भी उत्सुकता या लालच में इन्हें छूना या घर नहीं ले जाना चाहिए। इनमें से कई सिलेंडर भरे हुए भी हो सकते हैं, जिससे बड़े हादसे का डर है। प्रशासन जल्द से जल्द इन्हें सुरक्षित रिकवर करे। एक और यूजर ने तंज करते हुए लिखा, नदी नालों से बनने वाली गैस अपने मूल स्रोत में पहुंच गई। विक्रम नाम की यूजर ने लिखा, काश वहां होता तो 20-30 सिलेंडर लूट ले आता और बेच देता। सालाई यूपी में क्यों नहीं होता, किसी बनिए या सोनार की दुकान पे। चलिए
अब तीसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। नासिक की एक अदालत ने सोमवार को निदा खान को जमानत दे दी। वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से जुड़ी एक बीपीओ यूनिट में धर्म परिवर्तन और यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी थी और उन्हें गिरफ्तार हुए लगभग 2 महीने हो चुके थे। नासिक रोड कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज केजी जोशी ने सह आरोपी तौसीफ अत्तार को भी जमानत दे दी, जबकि एक अन्य आरोपी दानिश शेख की जमानत अर्जी खारिज कर दी। शेख की अर्जी खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि उन पर लगे आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और सबूतों से छेड़छाड़, गवाहों को प्रभावित करने या न्याय से बचने के लिए भागने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। निदा खान, जो नासिक में टीसीएस से जुड़ी एक बीपीओ यूनिट में टेलीकॉलर के तौर पर काम करती थी, उन्हें मई में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले वो कई हफ्तों तक गिरफ्तारी से बचती रही थी, तब से वो न्यायिक हिरासत में है। वकील राहुल कासलीवाल के जरिए खान ने मुख्य रूप से इस आधार पर जमानत मांगी कि वो गर्भवती है। उन्होंने पहले भी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और जेल में आ रही दिक्कतों का हवाला देते हुए कई बार जमानत की अर्जी दी थी। अदालत ने पहले जेल अधिकारियों को निर्देश दिया था कि हिरासत के दौरान उन्हें जरूरी चिकित्सा सुविधाएं दी जाएं। ये मामला इस साल की शुरुआत में तब सामने आया जब नासिक में टीसीएस से जुड़ी एक बीपीओ यूनिट की कई महिला कर्मचारियों ने अपने साथियों और सुपरवाइजरों पर यौन उत्पीड़न, यौन हमले और धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने की कोशिश के आरोप लगाए। शिकायतों के आधार पर नासिक पुलिस ने मार्च और अप्रैल के बीच कई एफआईआर दर्ज की और आरोपों की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया। जांचकर्ताओं के अनुसार खान ने कथित तौर पर मामले के धर्म परिवर्तन वाले पहलू में भूमिका निभाई थी। पुलिस का दावा है कि एक शिकायतकर्ता ने उन पर इस्लामी किताबें और वीडियो शेयर करके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और धार्मिक मान्यताओं को प्रभावित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। एसआईटी उन आरोपों की भी जांच कर रही है जिनमें कहा गया है कि खान ने शिकायतकर्ता को मलेशिया में नौकरी दिलाने में मदद करने की पेशकश की थी। अभियोजन पक्ष ने खान और शेख की जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए तर्क दिया कि जांच में यौन शोषण और धार्मिक रूप से मजबूर करने की कोशिशों के सबूत मिले हैं। अभियोजकों के अनुसार शेख ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता के साथ यौन संबंध बनाने से पहले शादी का वादा करके उसका भरोसा जीता। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि उसने शिकायतकर्ता की धार्मिक मान्यताओं को प्रभावित करने की कोशिश में उसे एक इस्लामी धार्मिक किताब और एक बुर्का दिया। अभियोजन पक्ष ने यह भी दावा किया कि आरोपियों को पता था कि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति समुदाय से है और उन्होंने कथित तौर पर उसे अपना धर्म बदलने के लिए मनाने की कोशिश की। एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां की, जाति आधारित अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और शिकायतकर्ता के निजी दस्तावेज लेकर उसका नाम बदलने की साजिश रची। जांच में इन आरोपों की भी पड़ताल की जा रही है कि शिकायतकर्ता को मलेशिया में इमरान नाम के व्यक्ति के पास भेजने की योजना बनाई गई थी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम टीसीएस से जुड़ी बीपीओ यूनिट के कर्मचारियों से जुड़े यौन शोषण, जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश, छेड़छाड़, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और कार्यस्थल पर उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित कुल 9 मामलों की जांच कर रही है। टीसीएस ने पहले ही इस मामले में नाम आने वाले कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया था और एक इंटरनल जांच शुरू की थी। कंपनी का कहना है कि वो उत्पीड़न के मामलों में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाती है और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है। चलिए अब चौथी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। भारतीय रेलवे अपनी अनूठी खबरों के लिए अक्सर चर्चा में रहता है, लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसने रेलवे प्रशासन की सुरक्षा और नियमों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र के बल्हार शाह से दादर के बीच चलने वाली नंदीग्राम एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी कोच का एक वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ है। इस वीडियो में ट्रेन के पूरे कैबिन को किसी नवविवाहित जोड़े के लिए हनीमून स्वीट की तरह तब्दील कर दिया गया है। मामला जैसे रेल मंत्रालय और उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आया, लापरवाही बरतने के आरोप में संबंधित टीटीई को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। वायरल हो रहा वीडियो नंदीग्राम एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी कोच का है, जो देखने में बेहद आलीशान और चौंकाने वाला है। वीडियो में कैमरा जैसे ही कैबिन के बाहर से अंदर दाखिल होता है, नजारा पूरी तरह बदला हुआ नजर आता है। ट्रेन की पूरी बर्थ को रंग बिरंगे गुब्बारों, ताजे फूलों और खूबसूरत गुलदस्तों से सजाया गया है। ट्रेन की सीट पर लाल गुलाब की पंखुड़ियों को इस तरह बिखेरा गया है जिससे एक बड़ा सा दिल बना हुआ है। मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने के बाद रेलवे प्रशासन तुरंत हरकत में आया। बुधवार को रेलवे द्वारा जारी आधिकारिक बयान में इस पूरी घटना का सच सामने रखा गया। रेलवे ने बताया कि ये घटना मंगलवार को नंदीग्राम एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी कोच में हुई। ट्रेन में सफर कर रहे एक नवविवाहित जोड़े ने अपनी यात्रा को यादगार बनाने के लिए ऑनलाइन माध्यम से एक प्राइवेट डेकोरेटर की सेवाएं ली थी। डेकोरेटर ने ट्रेन के अंदर स्टेशन पर घुसकर पूरी बर्थ को सजाया, लेकिन इसके लिए रेलवे प्रशासन या सुरक्षा बलों से कोई लिखित अनुमति नहीं ली गई थी। चलती ट्रेन में ज्वलनशील दीपक जलाना और बिना अनुमति बाहरी व्यक्ति का एसी कोच में घुसना सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक माना गया। रेलवे ने इस लापरवाही को बेहद गंभीरता से लेते हुए ड्यूटी पर तैनात ट्रेन टिकट निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से
से निलंबित कर दिया है। साथ ही इस मामले में एक विस्तृत विभागीय जाँच के आदेश दे दिए गए हैं कि आखिर बिना अनुमति के बाहरी शख्स ट्रेन के अंदर इतनी बड़ी सजावट कैसे कर गया। अब आपको कानून के बारे में बताते हैं। भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक चलती ट्रेन के डिब्बे में बिना अनुमति के अनाधिकृत रूप से बाहरी व्यक्तियों को बुलाकर सजावट करवाना और कोच के अंदर मोमबत्तियां या दीपक जैसी ज्वलनशील वस्तुएं जलाना एक गंभीर और दंडनीय अपराध है। इस तरह के कृत्य के लिए रेलवे अधिनियम 1989 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई, जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान है। किन किन के खिलाफ सजा होती है? सफर कर रहे यात्रियों के खिलाफ, नियमों का उल्लंघन कर रहे, ट्रेन में जोखिम पैदा करने और बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधि कराने के लिए मुख्य आरोपी के तौर पर, बाहरी डेकोरेटर व एजेंसी के खिलाफ, बिना वैध अनुमति या अथॉरिटी के रेलवे परिसर और कोच के भीतर व्यावसायिक रूप से प्रवेश करने और काम करने के लिए, रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ अपनी ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने, कोच में अनधिकृत गतिविधि न रोकने और सुरक्षा में चूक होने देने के लिए विभागीय और अनुशासनात्मक कार्रवाई। सोशल मीडिया यूजर्स भी इसे लेकर अपनी राय रख रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, अनफॉर्चुनेट है, इसकी क्रेडिट लेनी चाहिए तो उल्टा कार्रवाई कर रही है रेलवे। एक और यूजर ने लिखा, लेकिन इसमें गलत क्या है, बल्कि रेलवे को तो एक अच्छा आइडिया दे दिया इस जोड़े ने, ताकि इस तरह भी एक ऐसे स्पेशल बुकिंग कराकर लोग सफर कर सके और इसके लिए रेलवे को अच्छा खासा पैसा चार्ज करना चाहिए। इसमें बुराई क्या है? रेलवे को मुनाफा ही होगा और देश की जीडीपी ग्रोथ में सहयोग होगा। एक और यूजर ने लिखा, इस देश में अगर आपके पास पैसा हो तो कुछ भी मुमकिन है। सरकारी संसाधनों का कितना गलत इस्तेमाल है। अब बढ़ते हैं 5वीं खबर की तरफ। पाकिस्तानी ड्रामा शो जब्त अपने एक एपिसोड की वजह से विवादों में घिर गया है। शो की एक्ट्रेस सारा एजाज का सीरियल से एक वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद पड़ोसी मुल्क के दर्शकों का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो को देखने के बाद यूजर्स का कहना है कि सीन में एक्ट्रेस ने इस्लाम का अपमान किया है, जिसको लेकर उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है। पाकिस्तान के हिट शोज में से एक जब्त तब विवादों में घिरा जब उसका 20वां एपिसोड ऑन एयर हुआ और उसकी क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। एक सीन में अभिनेत्री सारा एजाज का किरदार गुस्से में अपने रूम में पड़ी बुक शेल्फ से एक के बाद एक किताब फेंकता है। यह एपिसोड जैसे ही ऑन एयर हुआ, सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान सारा के हाथ में उठाई गई किताब की तरफ गया। उनका दावा है कि फेंकी गई उन सभी किताबों में एक इस्लामी किताब भी थी, जिसमें मस्जिद हरम की तस्वीर दिखाई दे रही थी। गली न्यूज ने पाया, अक्सर भारतीय मीडिया ने इसे काबे की तस्वीर बताया है, लेकिन जैसा कि देखा जा सकता है, ये देखने में मस्जिद अल हरम की तस्वीर नजर आ रही है। जैसे ये बात दर्शकों की नोटिस में आई, उसके बाद सीरियल को लेकर विरोध बढ़ गया। सोशल मीडिया पर भी ये क्लिप जमकर वायरल है और काफी हल्ला गुल्ला हो रहा है। लोग इस वीडियो को शेयर कर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। इस सीन पर भारी बवाल की वजह से पूरे एपिसोड को यूट्यूब से हटाना पड़ा है। जनता ने गुस्से का इजहार करते हुए लिखा, जियो टीवी के ड्रामा जब्त के 22वें एपिसोड में इस्लामिक स्टडीज का अपमान करने वाले दृश्य दिखाए गए हैं, जिसमें एक लड़की गुस्से में किताबें नीचे फेंकती है, जो साफ तौर पर इस्लामिक स्टडीज को दर्शाती है। ये गुस्से में किया गया कोई सामान्य भावनात्मक दृश्य नहीं, बल्कि सुनियोजित ईश निंदा है। एक और यूजर ने लिखा, ये कोई अनजाने में या गलती से हुई चूक नहीं हो सकती, क्योंकि किसी ड्रामा की रिकॉर्डिंग एक बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद होती है। पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है, फिर स्टोरी बोर्ड बनाया जाता है और उसके बाद ये तय किया जाता है कि ड्रामा के लिए जरूरी चीजें कहाँ रखी जाएंगी। इस विवाद को बढ़ता देख और अपना नाम ट्रेंड होने के बाद सारा एजाज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया और माफी मांगी। उन्होंने अपने सीन को लेकर माफी मांगते हुए कहा, मैं एक मुसलमान हूँ, मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मैं खुद कुरान पढ़ती हूँ, मेरे लिए सभी किताब बहुत रिस्पेक्टेबल हैं। मुझे पता है कि हमें केयरफुल रहना चाहिए था और मुझे ये एहसास हुआ है कि मुझे भी सतर्क रहना चाहिए था। मैं आप सभी से माफी मांगती हूँ। सोशल मीडिया पर इस बढ़ते विवाद को देखकर जब्त का 20वां एपिसोड जियो टीवी ने अपने आधिकारिक यूट्यूब से हटा दिया है, जिससे लोगों का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ है। इसके बाद बात करते हैं छठी खबर को लेकर, जो काफी अहम है। मध्य प्रदेश में 2022 में एक मुस्लिम ट्रक ड्राइवर की पीट कर हत्या के मामले में 12 जून को 14 लोगों को दोषी ठहराए जाने के बाद फैसला सुनाने वाली जज के खिलाफ सांप्रदायिक गालियों, धमकियों और गलत जानकारी फैलाने का एक संगठित अभियान शुरू हो गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज तबस्सुम खान ने एक ही दिन 2 अलग अलग मामलों ST नंबर 35/2022 और ST नंबर 4/2023 में 14 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके कुछ ही घंटों के भीतर ऐसे वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट फैलने लगी जिनमें उनकी धार्मिक पहचान को निशाना बनाया गया। इन पोस्ट में उनके लिए सांप्रदायिक अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, उन्हें अपमानित किया गया, हिंसा की खुली धमकियां दी गई, जिहाद का डर फैलाया गया और दोषी ठहराए गए लोगों की रिहाई की मांग की गई। ये मामला महाराष्ट्र के अमरावती के रहने वाले नजीर अहमद की पीट कर हत्या से जुड़ा है। 3 अगस्त 2022 को अहमद और 2 अन्य लोग मवेशियों को नंदरवाड़ा से अपने गृह राज्य ले जा रहे थे। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में सिवनी मालवा के पास बाराखट गांव में एक भीड़ ने उन्हें रोक लिया। भीड़ को शक था कि वे गैर कानूनी तरीके से मवेशियों की तस्करी कर रहे थे। बचे हुए व्यक्ति शेख लाला के अनुसार लगभग 50-60 लोगों के एक समूह ने उनकी गाड़ी रोकी और बिना कुछ पूछे तीनों लोगों पर हमला कर दिया। बाद में चोटों के कारण अहमद की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग बच गए।
जांच के बाद पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। लगभग 3 साल की सुनवाई के बाद अदालत ने सभी 14 लोगों को हत्या की कोशिश, दंगा करने और गलत तरीके से रोकने जैसे अपराधों का दोषी पाया और सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई। दोषी ठहराए गए लोगों में एक मामले में दीपक उर्फ बाबा केवट, अजय उर्फ अज्जू राठौर, प्रकाश कौशल, पवन बठाव, अमर उर्फ भोला बठाव, कन्हैया बठाव और बल्लू उर्फ अनुज रघुवंशी शामिल है और दूसरे मामले में राजू उर्फ राजेंद्र कौशल, आकाश उर्फ पिंटोली बठाव, गौरव यादव, आकाश सराठे, चेतन मराठा, देवेंद्र उर्फ छोटू कोरी और संदीप उर्फ राजा कौशल शामिल है। ये सभी सिवनी मालवा के रहने वाले हैं। फैसले के तुरंत बाद दोषियों के रिश्तेदारों ने अदालत परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और उन लोगों को जेल ले जा रही पुलिस गाड़ी को रोकने की कोशिश की। इसके कुछ ही समय बाद जज खान के खिलाफ ऑनलाइन अभियान शुरू हो गया। सिवनी मालवा पुलिस ने जज को निशाना बनाने वाले सांप्रदायिक अभियान को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 और 302 लगाई गई है। ये एफआईआर उन सोशल मीडिया पोस्ट से संबंधित है जिन्होंने कथित तौर पर फैसले के बाद सांप्रदायिक नफरत फैलाई और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा किया। इस फैसले के बाद दक्षिणपंथी संगठनों और हिंदुत्व कार्यकर्ताओं की तरफ से भड़काऊ बयानों का दौर शुरू हो गया। उन्होंने लिंचिंग मामले में दोषी ठहराए गए 14 लोगों को रिहा करने की मांग की। सबसे ज्यादा लोगों तक जो वीडियो पहुंचा वो ठाकुर विशाल सिंह नाम के एक व्यक्ति का था। फोन कैमरे पर बात करते हुए उसने खुलेआम अपशब्दों और सांप्रदायिक गालियों का इस्तेमाल किया और एक मौजूदा जज को धमकी दी। सुनो मुल्ली, अगर हमारे 14 भाइयों को 14 दिनों में रिहा नहीं किया गया तो पूरे देश में खून खराबा होगा। हिंदुओं देखो, जो लोग गाय काटते हैं वे आजादी से घूम रहे हैं और आज एक मुल्ली जज बन गई है और उसने हमारे 14 भाइयों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सोचो क्या होगा जब कोई मुल्ला पीएम बनेगा। ऑल्ट न्यूज ने बताया कि उनका वीडियो वायरल होने के बाद सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपना सारा कंटेंट हटा दिया, लेकिन ऑल्ट न्यूज को उसी फैसले पर बोलते हुए उनका एक ऐसा ही वीडियो मिला। ये वीडियो शायद ज्यादा घटिया है और इसमें खान को खुलेआम रेप की धमकी दी गई है। जज को धमकी देने वाला वीडियो वायरल होने के बाद कई यूजर्स ने उसी तरीके को अपनाया। इंस्टाग्राम यूजर लॉइन अखिलेश 099 ने कहा, एक मुस्लिम जज होने के बावजूद उन्होंने 14 गौरक्षकों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अगर ये लोग सत्ता में आ गए तो भारत को मुस्लिम देश बनाने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। जागो हिंदू जागो। कई प्रभावशाली गौरक्षकों ने भी इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई। 2023 में नासिर और जुनैद की चर्चित हत्या के आरोपी मोहित मोनू मानेसर ने एक वीडियो जारी करके इस फैसले की निंदा की और अपने हिंदू भाई बहनों से एकजुट होने की अपील की। ये घटनाएं दिखाती है कि बातचीत अब भीड़ की हिंसा की कानूनी या नैतिक पहलुओं से आगे बढ़ गई है। एक मुस्लिम ट्रक ड्राइवर की पीट कर हत्या के मामले में 14 लोगों को दोषी ठहराए जाने पर ध्यान देने के बजाय दक्षिणपंथी चर्चा का रुख फैसला सुनाने वाली जज की धार्मिक पहचान की ओर मुड़ गया। उन पर आरोप लगाए गए कि एक मुस्लिम जज ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया या वे सांप्रदायिक पूर्वाग्रह से काम कर रही थी। यह अभियान कानूनी सवाल भी खड़े करता है। किसी न्यायिक आदेश को लेकर मौजूदा जज को धमकाना अदालत की आपराधिक अवमानना हो सकता है, क्योंकि इससे न्याय प्रक्रिया में बाधा आती है। धमकियों की गंभीरता के आधार पर यह भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 के तहत आपराधिक धमकी का मामला भी बन सकता है। फिर भी इन कानूनी सुरक्षा उपायों के बावजूद फैसले के बाद भी यह ऑनलाइन अभियान जारी है। अब बात करेंगे हम इस हफ्ते की 7वीं बड़ी खबर की। भारत का हमेशा से इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर चले आ रहे विवाद पर स्पष्ट रुख रहा है। अब पीएम मोदी ने मंगलवार को इंडोनेशिया में एक भाषण के दौरान इसी को लेकर बयान दिया है। पीएम मोदी ने कूटनीतिक स्तर पर इस मुद्दे पर अपनी तरफ से भारत की राय रखी। उन्होंने 2 स्टेट सॉल्यूशन को लेकर भारत के समर्थन को दोहराया। उन्होंने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही इंटरनेशनल मुद्दों को सुलझाने का सबसे असरदार तरीका है। उनके भाषण के इस हिस्से को सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है। अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर इंडोनेशिया पहुंचे पीएम मोदी ने कहा है कि भारत फिलिस्तीन के मुद्दे को शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करता रहेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने दुनिया में बढ़ती अस्थिरता के बीच कूटनीति के महत्व पर जोर दिया। पीएम मोदी ने भाषण के दौरान कहा, दुनिया में मची उथल पुथल के इस दौरे में भारत का मानना है कि बातचीत और कूटनीति की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गई है। पीएम मोदी ने इस दौरान फिलिस्तीन और इजराइल विवाद का जिक्र करते हुए भारत के पुराने रुख को दोहराया। उन्होंने कहा, फिलिस्तीन के मामले में हम 2 स्टेट सॉल्यूशन और लंबे समय तक चलने वाली शांति का समर्थन करते हैं। बातचीत के जरिए ही शांति हासिल की जा सकती है। इसके अलावा पीएम मोदी ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील की कि वे टकराव की बजाय बातचीत के तरीके पर जोर दे। पीएम मोदी का ये बयान भारत के इस मुद्दे पर पुराने रुख और विदेश नीति के आधार पर ही दिया गया है। आपको बता दें, पीएम मोदी इंडोनेशिया के 2 दिवसीय दौरे पर है। मंगलवार यानी यात्रा के दूसरे दिन पीएम मोदी के स्वागत का सिलसिला जारी रहा। इससे पहले पीएम मोदी सोमवार शाम जकार्ता पहुंचे, जहां इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने उनका स्वागत किया। उनके स्वागत में भारतीय कम्युनिटी के लोग भी मौजूद रहे। प्रियंका चतुर्वेदी ने पीएम मोदी
के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, जितना साफ हो सकता है उतना साफ। एक यूजर ने लिखा, इजराइल को उस अरब जमीन को खाली करना चाहिए जिस पर उसने कब्जा कर रखा है। भारत ये स्वीकार नहीं करता कि हमलावर को इलाकों पर कब्जा करने और उन्हें अपने नियंत्रण में रखने का फायदा मिलना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। #फलस्तीन पर। 8वीं खबर भी इस हफ्ते बहुत चर्चा में रही। देखिए, इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स समेत कई अन्य प्लेटफॉर्म पर बैड BMS नाम के एक मोबाइल ऐप को लेकर खूब चर्चा हो रही है। कई वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि इस ऐप की मदद से चलते हुए ई रिक्शा की बैटरी को रिमोट तरीके से बंद किया जा सकता है। इन वीडियो के सामने आने के बाद ई रिक्शा चालकों के बीच चिंता बढ़ गई है। साइबर और तकनीकी विशेषज्ञ इसे सुरक्षा के लिहाज से गंभीर मुद्दा मान रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि हर ई रिक्शा इस तरह प्रभावित नहीं हो सकता, लेकिन अगर किसी ई रिक्शा में लगा बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम सुरक्षित नहीं है और उसमें ब्लूटूथ एक्सेस बिना पासवर्ड के खुला हुआ है तो तकनीकी रूप से उसमें अनधिकृत कनेक्शन की कोशिश की जा सकती है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के बाद ये सवाल उठने लगा है कि क्या किसी का ई रिक्शा सड़क पर चलते समय अचानक बंद किया जा सकता है। फिलहाल इस संबंध में वायरल दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि सुरक्षा में लापरवाही जोखिम जरूर बढ़ा सकती है। चलिए अब आपको ऐप के बारे में बताते हैं। ABP न्यूज में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक बैड BMS कोई हैकिंग ऐप नहीं है। इसे मूल रूप से लिथियम आयन बैटरियों के बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम की निगरानी के लिए बनाया गया है। इस ऐप के जरिए बैटरी का वोल्टेज, करंट, चार्जिंग प्रतिशत, तापमान, बैटरी की हेल्थ और अन्य तकनीकी जानकारी रियल टाइम में देखी जा सकती है। इसके अलावा बैटरी की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाए रखना, ओवरहीटिंग से बचाना और चार्जिंग सिस्टम की निगरानी करना भी इस ऐप का उद्देश्य है। यानी सामान्य परिस्थितियों में ये एक तकनीकी मॉनिटरिंग टूल है। तकनीकी जानकारों के मुताबिक कई ई रिक्शा में ब्लूटूथ आधारित BMS लगाया जाता है। अगर डीलर या निर्माता उसकी सुरक्षा सेटिंग्स ठीक से नहीं करता और सिस्टम बिना पासवर्ड के छोड़ दिया जाता है तो आसपास मौजूद कोई व्यक्ति उससे कनेक्ट होने की कोशिश कर सकता है। कुछ BMS सिस्टम में बैटरी को अस्थायी रूप से डिस्कनेक्ट या कट ऑफ करने जैसी सुविधाएं भी होती है। ऐसे फीचर सर्विसिंग या तकनीकी जरूरतों के लिए दिए जाते हैं, लेकिन अगर कोई अनधिकृत व्यक्ति इनका इस्तेमाल करने में सफल हो जाए तो इससे वाहन अचानक रुक सकता है। हालांकि ये हर ई रिक्शा पर लागू नहीं होता। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि संबंधित BMS कितना सुरक्षित है और उसमें कौन कौन से फीचर मौजूद हैं। अगर कोई ई रिक्शा अचानक बीच सड़क पर बंद हो जाए तो इसका सीधा असर चालक और यात्रियों की सुरक्षा पर पड़ सकता है। पीछे से आ रहे वाहन टक्कर मार सकते हैं या ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति भी बन सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की किसी भी हरकत को मजाक या प्रैंक समझना बड़ी भूल होगी। यदि किसी वाहन की तकनीकी प्रणाली से छेड़छाड़ की जाती है तो उसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। वरिष्ठ साइबर विशेषज्ञ पवन दुग्गल का कहना है कि बैड BMS जैसे ऐप का असली उद्देश्य बैटरी सिस्टम की निगरानी करना है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसका इस्तेमाल किसी दूसरे ई रिक्शा में बिना अनुमति प्रवेश करने या उसे नियंत्रित करने के लिए करता है तो ये साइबर अपराध माना जाएगा। उनके मुताबिक भारतीय कानून के तहत किसी भी कंप्यूटर सिस्टम या उससे जुड़े नेटवर्क में बिना अनुमति प्रवेश करना अपराध की श्रेणी में आता है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी ई रिक्शा के BMS से छेड़छाड़ करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे मामलों में 3 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही साथ आपको अपडेट देते चले, ई रिक्शा चालकों को हो रही परेशानियों और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बीच सरकार के निर्देश पर ई रिक्शा की बैटरी को दूर से नियंत्रित करने वाले 2 ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटा दिया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल कथित तौर पर ई रिक्शा को रिमोट के जरिए बंद करने के लिए किया जा रहा था, जिससे चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सुरक्षा और दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। मामले की आगे भी जांच और निगरानी की जा रही है। टीम राइजिंग फाल्कन ने इसी मुद्दे पर लिखा, डियर जेनजी, मैं राइजिंग फाल्कन की ओर से आपसे एक विनम्र अपील करना चाहता हूं कि आपको नहीं लगता कि जिस तकनीक का इस्तेमाल आप कर रहे हैं उसका गलत उपयोग कई गरीब लोगों की रोजी रोटी पर सीधा असर डाल रहा है। देश में हजारों लोग कर्ज लेकर ई रिक्शा खरीदते हैं। उनमें से अधिकांश के पास महंगे स्मार्टफोन नहीं होते और न ही उन्हें ब्लूटूथ, बैटरी ऐप जैसी तकनीकों की जानकारी होती है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति इस तकनीक का दुरुपयोग कर उनकी बैटरी को डिस्कनेक्ट या निष्क्रिय कर देता है तो उनकी दिन भर की कमाई रुक जाती है। कई बार उन्हें मैकेनिक के पास जाना पड़ता है जहां उनसे 200 से 400 रुपए तक वसूले जाते हैं। हम ये मानते हैं कि ट्रैफिक नियमों का पालन होना चाहिए। यदि कुछ लोग गलत तरीके से वाहन चलाते हैं या नियम तोड़ते हैं तो उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन तकनीक का उपयोग करके किसी निर्दोष व्यक्ति की आजीविका छीन लेना किसी समस्या का समाधान नहीं है। जिस एप्लीकेशन का दुरुपयोग किया जा रहा है उसका वास्तविक उद्देश्य केवल स्मार्ट ब्लूटूथ, लिथियम बैटरीज की निगरानी और प्रबंधन करना है, ताकि दूसरों को परेशान करना। यदि आप भी इस ऐप के बारे में जानकारी चाहते हैं ताकि कोई इसका दुरुपयोग करके किसी ई रिक्शा चालक को नुकसान पहुंचाए तो उसे दोबारा कैसे चालू किया जाए, इसकी जानकारी मिल सके, कमेंट सेक्शन देखें और लिखे एप्लीकेशन नेम।
आपको बता दें, स्टिंग में इस्तेमाल किए गए वायरल वीडियोस की गली न्यूज पुष्टि नहीं करता कि वायरल वीडियोस सच में इस एप्लीकेशन की वजह से ब्लॉक हुए या कोई और वजह है, मगर इस वक्त का वायरल मुद्दा है और इसी मसले से जोड़कर वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, तो हमने भी आपके साथ भी शेयर किए। इसके बाद बढ़ेंगे हम 9वीं खबर की तरफ। ईरान में कई आंखें नम है, लाखों की तादाद में लोग जमा हैं। उन्हें अपने पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को अंतिम विदाई देनी है। तेहरान की ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में उनका ताबूत रखा है। सामने जमा लोग शोक मना रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, मगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इतने संवेदनशील और ईरान के लिए गमगीन मौके पर भी जंग का मैदान दिख रहा है। शोक में जुटे लोगों को उन्होंने धमकी दे दी है। धमकी ये कि अमेरिका चाहे तो खामनेई के जनाजे में पहुंचे ईरान के सभी बड़े नेताओं को एक ही झटके में खत्म कर सकता है। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि वो अली खामनेई के जनाजे को करीब से फॉलो कर रहे हैं। 28 फरवरी को अमेरिकी इजरायली हमले में सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत हो गई थी। उनके जनाजे में ईरान के बड़े नेता पहुंचे हैं। ट्रंप ने उन्हीं पर अपना निशाना साधा है। अली खामनेई की अंतिम विदाई पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने निर्मम बयान दिया है। उन्होंने एक्सियोस से कहा, वे सभी वहां मौजूद है, बस एक हमला और सब कुछ खत्म है, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि फिर डील भी तो करनी है। अमेरिका और ईरान के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुका है, लेकिन कई पॉइंटर्स अभी ठीक से अप्लाई नहीं हुए हैं और न्यूक्लियर मुद्दा भी मझधार में है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए दोनों देशों ने एक दूसरे को 60 दिन की मोहलत दी है, लेकिन फिलहाल ये बातचीत अली खामनेई के अंतिम संस्कार की वजह से ब्रेक पर है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप के बोल फूटे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान डील करने के लिए बेकरार है। इससे पहले ट्रंप ने यह भी कहा था कि वो इतने अच्छे हैं कि उन्होंने ईरानियों को जनाजा निकालने की इजाजत दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई को अंतिम विदाई देते लोगों के आंसुओं को भी नहीं बख्शा। ट्रंप ने कहा कि कुछ लोग जनाजे में मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के असंवेदनशील बयान पर आर्मेनिया में ईरानी एम्बेसी ने जवाब दिया। एक एक्स पोस्ट में लिखा कि आप ये सब नहीं समझ सकते क्योंकि ना तो आपकी कोई सभ्यता है, ना इतिहास है और ना कोई आपकी इज्जत करता है। अयातुल्ला अली खामनेई की आखिरी विदाई से पहले ही ईरान ने अमेरिका और इजराइल को चिताया था कि तेहरान पर कोई हमला नहीं होना चाहिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर अली अब्दुल्लाही ने कहा था कि अगर हमला हुआ तो ईरान भी करारा जवाब देगा। 3 जुलाई से 9 जुलाई तक अली खामनेई का जनाजा ईरान और इराक के कई शहरों में ले जाया जाएगा। इसके बाद 9 जुलाई को ईरान के मशहद शहर में उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बताते चले, ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की आखिरी विदाई में लाखों लोग उमड़े, जिन्होंने डेथ टू अमेरिका, अमेरिका मुर्दाबाद और किल ट्रंप के नारे भी लगाए। वहीं आपको बता दें, ईरानी सरकार के निमंत्रण पर भारत से कई लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पंडित विजय कुमार शर्मा भी शामिल हैं, जिनका कुद्स डे पर दिया गया 3 महीने पुराना बयान भी इंटरनेट पर वायरल हो गया है। इस भाषण में वे अमेरिका की आलोचना करते और ईरान की मजबूती की तारीफ करते सुनाई दे रहे हैं। भाषण में शर्मा को ये कहते हुए सुना जा सकता है, वे ऐसे लोग हैं जो कभी अमेरिका से नहीं डरे। हमें ईरान का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि हम सालों से इंतजार कर रहे थे। दुनिया इंतजार कर रही थी कि कोई अमेरिका को उसकी औकात दिखाए। ईरान ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया। इसके बाद उन्होंने ईरानियों की हिम्मत की तारीफ की। हुसैनियत का मतलब है मजलूमों के साथ खड़ा होना और अयातुल्ला खामनेई हमेशा मजलूमों और गरीबों के साथ खड़े रहे। अब इस हफ्ते 10वीं और आखिरी बड़ी खबर देखिए। रिलीज के कुछ ही दिनों बाद सतलुज फिल्म को ZEE5 स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है। सतलुज फिल्म जो 1990 के दशक में पंजाब पुलिस द्वारा की गई गैर न्यायिक हत्याओं और लोगों के जबरन गायब किए जाने की घटनाओं पर आधारित है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ZEE5 से हट गई है। हनी त्रेहान की इस फिल्म का पहले नाम पंजाब 95 था और इसमें दिलजीत दोसांझ मुख्य भूमिका में है। इसे शुक्रवार शाम ZEE5 पर रिलीज किया गया था, लेकिन रविवार देर शाम तक ये फिल्म प्लेटफॉर्म से गायब हो गई। ZEE5 ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जारी एक बयान में कहा कि मौजूदा घटनाक्रम को देखते हुए सतलुज फिल्म अगले आदेश तक भारत में उपलब्ध नहीं होगी। कंपनी ने इन घटनाक्रमों के बारे में कोई विस्तार से जानकारी नहीं दी। प्लेटफॉर्म ने कहा, हम सही प्रक्रिया अपनाकर हर उचित तरीका आजमाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि जल्द से जल्द फिल्म को अपने दर्शकों तक वापस लाया जा सके। 2022 में बनकर तैयार होने के बाद पंजाब 95 को भारी सेंसरशिप का सामना करना पड़ा। त्रेहान ने पिछले साल स्क्रॉल को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि कई महीनों तक सेंसर बोर्ड ने 127 कट लगाने की मांग की, जिससे फिल्म की रिलीज लगभग रुक ही गई। ZEE5 पर जो वर्जन कुछ समय के लिए उपलब्ध था वो बिना किसी कट वाला था। यही फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा की कोशिशों पर आधारित है, जिन्होंने खालिस्तानी आंदोलन से लड़ने के नाम पर पंजाब में फैली क्रूरता और बिना सजा के अपराध करने की संस्कृति का पर्दाफाश किया था। सितंबर 1995 में खालरा का अपहरण कर लिया गया और उसके बाद वे कभी नहीं दिखे।
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की एक टीम ने पाया कि पंजाब पुलिस के एक यूनिट ने खालरा को बिना किसी आरोप की हिरासत में रखा था। अक्टूबर 1995 में उनकी हत्या कर दी और उनके शव को ठिकाने लगा दिया। आखिरकार कुछ पुलिस अधिकारियों को इन हत्याओं के लिए दोषी ठहराया गया। फिल्म में दिलजीत दोसांझ का किरदार जसवंत एक ऐसे डेथ स्क्वाड की जांच करता है जिसे राज्य के पुलिस प्रमुख बिट्टा का संरक्षण प्राप्त है। पंजाब 95 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के पास जमा करने के कुछ ही समय बाद ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। डायरेक्टर त्रेहान ने स्क्रॉल को बताया कि कट में असलियत से जुड़ी हर चीज को हटाने के लिए कहा गया था। जसवंत सिंह के नाम से लेकर तरन तारन जगह तक जहां खालरा ने अपनी जांच शुरू की थी। त्रेहान ने आगे कहा, हम पुलिस वालों को पंजाब पुलिस का हिस्सा नहीं दिखा सकते थे। हत्याओं की असल संख्या का कोई भी जिक्र, जैसे खालरा द्वारा जांच की गई 2097 बिना हिसाब किताब वाली मौतें हटाना पड़ा, साथ ही एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स और मानवाधिकार जैसे शब्द भी। भारतीय सेंसर बोर्ड उन फिल्मों को सर्टिफिकेट नहीं देता जो सीधे स्ट्रीमिंग सर्विस पर रिलीज होती हैं। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से उम्मीद की जाती है कि वे खुद सेंसरशिप के नियमों का पालन करें और अगर कोई टाइटल विवादित माना जाता है तो वे इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। सतलुज की बात अलग है क्योंकि सेंसर से आधिकारिक मंजूरी न मिलने के बावजूद इसे ZEE5 पर दिखाया गया था। अब इस मसले पर फिल्म के नायक दिलजीत दोसांझ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा कि अब फिल्म रुकने वाली नहीं है और खालरा साहब की आवाज को कोई नहीं दबा सकता। इसी मुद्दे पर कुणाल कामरा लिखते हैं, श्री प्रसून जोशी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि फिल्म पंजाब 95 के लिए 127 कट क्यों सुझाए गए थे? इसी फिल्म को, जिसका नाम बदलकर अब सतलुज कर दिया गया है, 2 दिन से भी कम समय में एक OTT प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। CBFC का OTT प्लेटफॉर्म या इंटरनेशनल रिलीज पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। पंजाब 95 जसवंत सिंह खालरा की कहानी है जिन्होंने मानवाधिकारों के उल्लंघन के दस्तावेजी सबूत सामने लाए और इसके लिए अपनी जान गंवा दी। अगर दस्तावेजी तथ्यों पर आधारित फिल्म भारतीय दर्शक नहीं देख सकते तो जनता को ये जानने का हक है कि ऐसा क्यों है। इससे फिल्म निर्माताओं और प्रोडक्शन कंपनियों को एक सीधा संदेश जाता है, अगर आप किसी अल्पसंख्यक समुदाय की महान हस्ती को श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो आपको CBFC का सामना करना पड़ेगा। पत्रकारों को सेंसर बोर्ड चलाने वाले लोगों से कुछ कड़े सवाल पूछने चाहिए। कुछ राजनीतिक रूप से असंवेदनशील फिल्में आसानी से कैसे पास हो जाती हैं, जबकि दूसरी फिल्में सालों तक अटकी रहती हैं। कश्मीर फाइल्स, बंगाल फाइल्स और केरला स्टोरी के लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है। धुरंधर 1 और 2 के लिए फूल बरसाए जाते हैं, जो अकल्पनीय और अवर्णनीय चीजों के लिए काल्पनिक डॉक्यूमेंट्री व एक्सप्लेनर है। एक डायरेक्टर के करियर के 4 साल बर्बाद करके कैसा लगता है? नेहरू के भारत में ये मामला कोर्ट में जाता अगर फिल्म निर्माता बिना सालों की रुकावट के उन लोगों की कहानियां नहीं बता सकते जो न्याय के लिए खड़े हुए, तो हम उन्हें किस तरह की फिल्में बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। जसवंत सिंह खालरा का फिर से अपहरण, इस बार CBFC द्वारा। अब जनता तो लगातार इस मसले पर लिखी रही है और गुस्से का इजहार कर रही है। कड़े विरोध को मद्देनजर रखते हुए ZEE5 का फिर से बयान आया। उन्होंने अपने बयान में कहा, हमें उम्मीद है और हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, कृपया पायरेसी को सपोर्ट ना करें। हम सतलुज को आपके पास वापस लाने के लिए हर मुमकिन रास्ता तलाशने के लिए कमिटेड है। इन खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और अपडेट्स के लिए गली न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।